गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोहे में जंग लगना के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं। लोहे में जंग लगना। आइए हम जंग लगने की घटना पर पुनः विचार करते हैं। ये एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूँकि लोहे का उपयोग सेतु, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने या अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत ही अधिक होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। लोहे से हवा, वायु की उपस्थिति और जल की उपस्थिति में क्रिया होती है तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम जंग बोलते हैं। तो जंग लगने के लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए वो है ऑक्सीजन और जल, यानी दोनों ही चीज़ें चाहिए अगर जंग लगनी है। तो अगर ऑक्सीजन और जल उपस्थित हैं तो लोहे में जंग जरूर लगेगी। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो, अर्थात नमी अधिक हो, तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने से रोकथाम कैसे करते हैं, आइए समझते हैं। लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाना है। हम लोहे पर पेंट और ग्रीस की परत चढ़ा सकते हैं। वास्तव में लोहे की सभी वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट और ग्रीस की परत चढ़ाने रहना चाहिए, जिसमें जंग लगने से रोका जा सके। एक दूसरा उपाय है कि लोहे के ऊपर हम क्रोमियम की या जस्ते की, जिंक की परत चढ़ा दें। इसको हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो लोहे के ऊपर अगर जिंक की परत चढ़े या क्रोमियम की परत चढ़े तो उसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, और हिंदी में उसको यशद लेपन कहते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप यशद लेपित होते हैं, जिससे उनमें जंग नहीं लगता है। तो अगर यशद लेपक हमारे पाइप घर में यूज़ आते हैं तो इसलिए उनमें जंग नहीं लगता। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं और उनमें एक भाग हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती हैं। यही नहीं, समुद्र के पानी में भी अनेक लवण पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग में लगने के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं। अतः जहाज़ों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने में काफ़ी क्षति होती है। इन जहाज़ों के लोहे के कुछ भाग को बदलना प्रतिवर्ष आवश्यक हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली कुल आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हो? तो सोच सकते हो कितनी बड़ी हानि जंग लगने की वजह से होते हैं। अब एक तरह की स्टील आती है, स्टेनलेस स्टील। उसमें लोहे में कार्बन और क्रोमियम, निकल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है, जिसमें जंग नहीं लगती है। तो स्टेनलेस स्टील वो होती है जिसमें कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज जैसी धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों, आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो है क्रिस्टलीकरण। कक्षा 6 में आपने पढ़ा हुआ कि साधारण नमक को समुद्र के जल के वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाले नमक शुद्ध नहीं होता है, उसे क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। तभी किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। अब जल को कुछ गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए। इसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो रहा हो तो उसे हिला डुलाकर या अन्य किसी प्रकार न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय तक प्रतीक्षा करिए। इस प्रकार से आप कई तरह के परिवर्तन देखते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों में कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं। ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकते हैं। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।